Good morning. I hope that I am visible and audible. Just we are waiting that more and more people should join before I begin today's session. Just a cross check with regard to audio and visual components. Namaskar, good morning Nit Jain ji. I hope that I'll be getting a green signal to start. Okay, so without further ado, नमस्कार आप सभी को। आज जो हमारा सेशन है वो योगा एज ए हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर है, and I'll be using both Hindi and English so that everybody is able to understand and correlate. थैंक यू कपिल देव जी, नमस्कार रवि जी। धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा और साथ साथ फ्लिप करूंगा, जिससे कि हम मैक्सिमम इंटरेक्ट कर सकें। ओके, सो द टॉपिक of my presentation is yoga as a healthcare management sector or as a healthcare management career. With the grace of Almighty, मैं पिछले 24 वर्षों से शारीरिक शिक्षा और योग से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें शुरू का भाग स्कूलों में, उसके बाद 7 साल एज ए टीचर एजुकेटर, और पिछले 14 वर्षों से मैं एकेडमिक रिसर्च का काम कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और 2007 के बाद से मैंने रिसर्च का काम योग में ज़्यादा पकड़ रखा है, और मुझे ऐसा लगा कि शोध के क्षेत्र में योग में बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत स्कोप है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है वो शायद ये समझती है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो आपको ये बताएगा कि किस तरह से हम हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर योग को इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और क्यों योग जो है वो एक प्रोफेशनल करियर और कैसे बन सकता है। कुछ लर्निंग आउटकम्स बनाई हैं मैंने, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री का आज की डेट में क्या स्टेटस है। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं अभी तक, किस तरह से योग को और उसके अलाइड डिसिप्लिन्स को आयुष मंत्रालय ने किस किस तरह से आगे बढ़ाया है, और क्या क्या पास्ट और प्रेजेंट उसकी आउटकम्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। थर्ड विल बी क्या करियर पाथ हो सकती है आजकल के यूथ के लिए,
योग और योग से जुड़े हुए विषयों में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, skills council, and what is the role of national occupational standards, और हमारे उससे संबंधित क्वालिफिकेशन पैक्स कौन कौन से हैं, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कौन कौन से स्किल्स को हम अपने में डेवलप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू become more and more effective and efficient both at the same time. तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ जिनके माध्यम से आप थोड़ा सा अपनी क्वेश्चन प्रोबिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों को, 2-4 प्रश्नों को शुरू में जो मैं पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न मैं बाद में भी आपसे पूछूंगा। केवल ये प्री एंड पोस्ट टेस्ट समझ लीजिए, जिसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आप योग के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में क्या समझते हैं, और आपका ओपिनियन प्रेजेंटेशन के बाद, इसलिए कि वो पता लग जाए कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हेल्थ केयर इज़ एन इंडस्ट्री बट योगा इज़ नॉट? तो आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? यस, नो, मे बी, डिपेंड्स। This is a question which arises in the minds of everybody. Next question will be, India should not share its resources and medicines with our other countries. आपको क्या लगता है कि भारत को अपने रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना चाहिए? हम जानते हैं कि हमारा देश नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, और क्या हमें अपने रिसोर्सेज को अपने लोगों पर लगाना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है कि हमारे देश की योगा की जो कैपिटल है वो किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी जनरल कॉन्वर्सेशन में, इस प्रेजेंटेशन में इनडायरेक्टली दूंगा। कितने ध्यान से आप सुन रहे थे ये पता लग जाएगा। ये एक और प्रश्न है कि आप क्या समझते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन इन हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेक्टर? एल्डरली केयर, पेट केयर, ब्यूटी केयर या न्यूट्रिशन केयर? अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली जो योगा थेरेपी, हेल्थ एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं आजकल की हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सेक्टर के, उसको समझने से पहले हम ये जानें कि क्या आपको लगता है कि जिम्मेवारी स्वास्थ्य की सरकार की है या इंडिविजुअल्स की है? दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति हमारा रुझान और लाइफस्टाइल डिजीज़ के प्रति हमारा रुझान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? और क्या आप HSSC के बारे में जानते हैं? HSSC के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए भी करूँगा क्योंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंदर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा रोल है। अब हम समझते हैं कि योग एक्चुअली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए योग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। देखिए, योग से संबंधित जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हॉस्पिटल्स में, रिसर्च सेंटर्स में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, रिजॉर्ट्स, होटल्स, स्पास, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे, और वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कि एज ए फैकल्टी योग के अध्यापक, योग के एक्सपर्ट्स काम करते हैं। प्राइमरी ड्यूटीज़ जो हैं एक्सपर्ट्स की वो हैं डिज़ाइनिंग द कोर्स एंड लेसन प्लान्स। अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज में हैं तो आपको दूसरों का योगिक चार्ट, योगिक डाइट चार्ट, अपने क्लाइंट्स का, उनका ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है। इसी तरह से उनकी जो परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, उसका एनालिसिस
कौन से आसन कराने, कौन से नहीं कराने, उनका मेडिकल इश्यूज़ का एनालिसिस, ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप में प्रतिभा है और आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आसनों को, तो ये एक सोने पे सुहागा का काम करता है। इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं वो टेलर मेड प्रोग्राम्स आप डिज़ाइन कर पाते हैं, और परफॉर्मेंस का एनालिसिस और उसके बारे में फीडबैक देना, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल हैं जो एक योगा प्रोफेशनल्स हमारे समाज में प्ले करते हैं। ड्यूरिंग देयर एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे शेयर इट। अब ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, अगर हम यूके की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2.4 बिलियन पाउंड की एक्सपेंडिचर जो है बिकॉज ऑफ एब्सेंटिज्म और सिकनेस की वजह से यूके में इतना नुकसान हुआ, इतना एक्सपेंडिचर यूके को लगा, 2.4 बिलियन पाउंड में यदि देखें। इसी तरह से अमेरिका में देखेंगे कि हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि 17,000 लोग जो हैं वो आज की डेट में प्रैक्टिसेस करते हैं योगा की, जिसकी वजह से बहुत डिक्रीज़ हुआ है उनकी हेल्थ कॉस्ट में। और अमेरिका में 27 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, 27 बिलियन डॉलर का जो लोड है वो रिड्यूस हुआ है। इसीलिए उनको योग और योग प्रशिक्षकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ और ओवरवेट, ओबेसिटी। तो उनको तो योग सबसे ज़्यादा चाहिए। यदि स्वीडन की बात करें तो 1993 से वहाँ पर मेडी योगा नाम की एक कंपनी थेरेपेटिक फॉर्म ऑफ योगा चला रही है। उम्मीद है कि अब आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर की बहुत जेंटल मूवमेंट्स हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने योग को, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपने हिसाब से, और मेनली जिसका आधार कुंडली ट्रेडिशन है उसको उन्होंने उसमें रखा है। यदि आप कनाडा की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को आप देख सकते हैं, अक्सर अखबार में आया ये पीछे कि वो मयूरासन करते हैं। और जो कैनेडियन फर्स्ट लेडी हैं, उनकी वाइफ हैं सोफ़ी, वो तो एक फॉर्मर योगा इंस्ट्रक्टर भी रही हैं। और आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में भी लोग योग की तरफ आकर्षित हैं। भारत की तरफ से बहुत अच्छा एक स्टूडेंट वीज़ा शुरू हुआ है जिसको योगा वीज़ा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि योग सीखना चाहता है तो वो भारत में आ सकता है। हमारे देश में भी 490 बिलियन इंडियन रुपीस की ये वर्थ है वेलनेस इंडस्ट्री की टोटल, जिसके अंदर की 40% जो मार्केट है, यानी जो 120 बिलियन रुपीस में आयुष सेक्टर जो है उसका टर्नओवर है, जिसके अंदर की मोस्टली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस काम करते हैं, और 80% से अधिक जो हैं ये स्टेक होल्डर्स इसके अंदर हैं। उसके बाद तीसरा आपने देखा होगा, मेडिकल टूरिज्म के कारण भी बहुत से लोग विदेश से हमारे यहाँ आते हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं, एक्सपर्ट्स उनको सजेस्ट करते हैं, उनको काउंसल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको फिज़िकल प्रैक्टिसेस कराते हैं। नाउ मेडिकल टूरिज्म के आने से आयुष मंत्रालय जो है वो 1995 में बनाया गया। ये देखा गया कि बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, उसको टैप करने के लिए, जिसको 2003 में आयुष मंत्रालय का नाम दिया गया। बेसिकली ये पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी हुआ करता था। इसमें ये खुशी की बात है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया, जो बहुत इनकरेजिंग है। और हम आज की डेट में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं आयुर्वेदिक दवाइयों और अल्टरनेटिव मेडिसिन के, जैसा आप आजकल देख भी रहे होंगे, मीडिया में, न्यूज़ में आ रहा है। हमारे यहाँ 6200 हर्बल प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हमारा एनुअल टर्नओवर जो है इस समय पे 120 बिलियन रुपीस का है विद रिगार्ड टू आयुष, जिसके अंदर की आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसकी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड मैनेजमेंट किया जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे काउंटर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा हिमालय के, पतंजलि के, जहाँ पर कि ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन बाम्स, हेल्थ फूड्स, डाइजेस्टिव्स, उनकी जो है हिंगोली, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो कि 75% ऑफ दिस 14 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीज़ जो हैं वो ओवर द काउंटर
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। तो बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है कि जिसको हम टैप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आयुष मंत्रालय के 501 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं देश में, 28,018 एनुअल इनटेक है छात्रों का, 151 पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर्स हैं, 3504 स्कॉलर्स जो है एनुअली हमारे यहाँ एनरोल होते हैं। जो लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो 8,896 हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो एक बताती है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जनरेट हो रहा है पैसा इस इंडस्ट्री से। और जो एक अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जो कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज और फिटनेस एंड वेलनेस को लेकर, उसने भी टोटल 10 फिटनेस प्रेडिक्शंस के अंदर योग को 7वां नंबर दिया है। रजनी गुप्ता जी कह रही हैं क्लियर नहीं दिख रहा। मैडम मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, अलग से भी मैं शेयर कर दूंगा आपको स्लाइड्स। अभी अभी एक शोध आया है जिसमें टेक्नोविया रिपोर्ट बताती है कि 500 से 700 करोड़ योगा के आइटम्स की इंडस्ट्री है। कहने का तात्पर्य कि योग से जुड़े हुए प्रॉप्स, सीट्स, कुशंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, रोप्स, इलास्टिक्स, बैंड्स, योगा मैट्स, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आया है। और आपने देखा भी होगा कहीं भी हम योगा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ स्टॉल्स होते हैं जिनके अंदर की योग से जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्री बेची जाती है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो कि नॉर्थ का हार्बिंगर समझा जाता है, वहाँ पर एक रिसेंट एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 3 लाख आइटम्स 2015-16 में बेचे हैं, जबकि 2014-15 में 2 लाख बेचे थे, यानी 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत सारी पब्लिक जो है इन योगा आइटम्स को परचेज करने में बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। भारत में एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख योगा इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और केवल 2 लाख अवेलेबल हैं। कहने का तात्पर्य वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 3 लाख क्वालिफाइड गुड क्वालिटी योगा इंस्ट्रक्टर्स। इस सब का औचित्य जो है, इसका ऑब्जेक्टिव केवल यही है, आपको ये बताना, ये रियलाइज़ कराना, सेंसिटाइज करना कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसके अंदर की कितना बड़ा स्कोप है योग के लिए आगे बढ़ने का। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है हेल्थ केयर सेक्टर की, जो इतना बढ़ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर, इतनी डिमांड है इसकी, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ रही है, जिसके कारण कि हेल्थ केयर सेक्टर भी, क्योंकि कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। कंज्यूमर के बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, टीचर्स की डिमांड बढ़ती है, इंस्ट्रक्टर्स की डिमांड बढ़ती है, और आज की डेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो थेरेपिस्ट की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। हम लोगों की एवरेज इनकम जो है जीडीपी का यदि आंकड़ा देखें आप, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सॉरी, बीच में एक मैसेज आ गया था। एनीवेज, आई होप दैट यू कैन हियर मी नाउ अगेन। अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ यस कर दीजिए, वाई लिख दीजिए। ओके, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो भी चेंज हुई है, इसकी वजह से भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत राइज कर रहा है। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ है, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारे जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ये एक बूमिंग फैक्टर बन गया है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी ये बढ़ा है। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज की डेट में 31.2% के करीब हो गई है, और ये जो इंक्रीज़ इन अर्बन पॉपुलेशन है वो 1.2% के हिसाब से एनुअली, अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये बढ़ता ही जा रहा है। अब जो बेसिकली कुछ स्किल्स हैं हमारे हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंडस्ट्री के, जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ रजनी जी, ताकि आपको समस्या ना हो, साथ साथ जो स्लाइड में आ रहा है मैं उसको बोल भी रहा हूँ ताकि समस्या ना हो। हमारी जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि हम वर्बल और नॉन वर्बल किस हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं, ताकि
जितना हमारा एटीट्यूड, जितना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना ज़्यादा हम अपने क्लाइंट को अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आईटी स्किल्स हैं, डिजिटल इंडिया के चलते आप देख रहे हैं इस समय ऐसे बहुत से योग के साथी होंगे हमारे जो फेसबुक को और दुनिया भर के और ऐप्स को यूज़ करना जानते हैं। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर स्किल्स की अगर बात करें तो हर व्यक्ति जॉब चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक बढ़िया से बढ़िया एक स्टैंडर्डाइज्ड बहुत अच्छे गुड मॉडल प्रोड्यूस करें इंडिया से ही, कि जहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल और एडवांस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स हम डिस्प्ले करें। इसके अलावा ग्रीन स्किल्स, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वी हैव डिफरेंट वेदर्स इन इंडिया। 5 वेदर हमारे यहाँ है। हमारी कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर की है। हमारे यहाँ डेजर्ट है। 8,000 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमारे जंगलों में मिलती है। हमारे यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है। तो हर तरह की नेचर हमारे यहाँ है, और हम बहुत ही ध्यान से, बड़ी प्रोटेक्शन के साथ अगर चलेंगे तो ये पोल्यूशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं हमारी, उनको भी हम योग के माध्यम से, उससे अलाइड डिसिप्लिन के माध्यम से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब मैं करियर के ऊपर आता हूँ। इसके अंदर हम देख सकते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे कि बहुत से फाउंडेशन कोर्सेज हैं 1 महीने के, जो आपको तैयार करते हैं फॉर द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, हायर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशंस। इसके अलावा हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म 6 महीने के भी हैं, पार्ट टाइम भी हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में भी बहुत से कोर्सेज हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए ओपन है। इसी तरह से बैचलर्स इन योगा थेरेपी एंड एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री योगा थेरेपी एजुकेशन, एडवांस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं। योगा अलायंस आपने सुना होगा, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, और इंडिया में भी वहाँ पर उनके 200 आवर्स के प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसकी कि एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। बस आप एक एंथुसियास्टिक व्यक्ति होने चाहिए जो कि योग की विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे आसन करने आते हों। यदि आप कॉम्पिटेंट हैं तो आप बहुत सा ज्ञान वहाँ से ले सकते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं योग के फील्ड में, या योगा एज ए करियर, या आप एज ए कोई इंडस्ट्री आपको अपॉइंट करना चाहती है, तो वो देखते हैं कि एज ए रिसर्च ऑफिसर हम देखते हैं कि आप योगा एंड नेचुरोपैथी में एज ए रिसर्च ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। जैसे बहुत से योगा के संस्थान हैं हमारे, एस व्यासा, पतंजलि में आपने देखा होगा, रिसर्च ऑफिसर्स काम करते हैं, जिनका अधिकतर जो समय है वो डाटा कलेक्शन में, डाटा का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटिंग पेपर्स, इस तरह के कार्यों में रहता है रुझान कार्य। इसी तरह से योगा एरोबिक इंस्ट्रक्टर्स हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर के असिस्टेंट्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा टीचर हैं, थेरेपिस्ट्स एंड नेचुरोपैथ्स हैं, ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स हैं हेल्थ क्लब में। ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब आप अगर यूनिवर्सिटी या मिनिस्ट्री लेवल पे देखें तो आप देखेंगे कि एज ए कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हैं, एज ए बोर्ड मेंबर। जैसे बहुत सी फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जैसे सत्यम प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कि वो योग से संबंधित प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं। उसके अंदर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पीआई, को पीआई लेना होता है। और अभी हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें। यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 30 लाख से लेकर 90 लाख तक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं योगा के ऊपर रिसर्च के लिए। और मोस्टली जो रिसर्च है वो ऐसी रिसर्च है जिसको कि हम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं समाज के ऊपर। वो जेनरिक या जनरल रिसर्च नहीं है, वो अप्लाइड रिसर्च है। इसी तरह से एज ए प्रोजेक्ट मेंबर, एज ए पीआईओ, जैसे मैंने बताया, एज ए इंटर्नशिप आप कर सकते हैं इसमें। सोशल या कम्युनिटी वर्कर के रूप में भी आप, एज ए वॉलंटियर भी आप, एज ए योगा टीचर या एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आप काम कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपसे फॉर्म भरवाती हैं, आपकी सेवाएं लेना चाहती हैं। बाकी जो एडिशनल रोल्स हैं उसमें जैसे आप एज ए योगा इवेंट मैनेजर काम कर सकते हैं, एज ए रेफरी ऑफिशियल योगा कंपटीशंस में, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सर्विस प्रोवाइडर, एज ए योगा रिट्रीट मैनेजर, एज ए योगा डेमोन्स्ट्रेटर भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ नेक्स्ट,
ये है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल्स काउंसिल। ये एक काउंसिल है ऐसी जो 10 सितंबर 2018 को बनी, जो हमारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इन दोनों ने मिल के इसे बनाया है। 10 सितंबर 2018 में 3 वर्ष के लिए इसकी अवधि रहेगी, यानी 2021 तक। और इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो है टू गिव क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन अलाइड हेल्थ। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है बिटवीन इंडियन योगा एसोसिएशन और काउंसिल। इनका एक ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या मैं अलग से उसको आपको टेक्स्ट कर दूंगा। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव है योगा थेरेपिस्ट प्रोड्यूस करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी एनहांसमेंट करना, उनकी नॉलेज बढ़ाना। इसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 300 स्क्वायर फुट का एरिया आपके पास होना चाहिए। और बेसिकली जो योगा थेरेपिस्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे वो योगा थेरेपिस्ट फॉर डायबिटीज़, योगा थेरेपिस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, फॉर मेंटल हेल्थ, योगा थेरेपिस्ट फॉर कैंसर एंड पैलेटिव केयर, योगा थेरेपिस्ट एंड फॉर वुमेंस हेल्थ। तो कैंसर एंड पैलेटिव केयर, पैलेटिव का तात्पर्य होता है जो टर्मिनली इल लोग होते हैं, जैसे कोई कोमा में अगर चला गया है। इस तरह के योगा थेरेपिस्ट्स को आप ट्रेनिंग करने के लिए इनकी फ्रेंचाइजी सो कॉल्ड आप ले सकते हैं। इसमें जो भी खर्चा होता है उसको आप गवर्नमेंट को रिम्बर्समेंट के लिए एक प्रॉपर लॉग बुक बना के, प्रॉपर अपना ऑडिट करा के आप सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है और आपको 100% रिम्बर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है इस काउंसिल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये पीपीपी मॉडल है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो फंडिंग है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की इक्विटीज़ से आने की पूरी संभावना है। अब यदि मैं अर्निंग्स की बात करूं तो रिसर्च ऑफिसर की जो अर्निंग है, रिसर्च स्कॉलर की जो अर्निंग है से थोड़ी सी ज़्यादा है। और यदि आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो मैं कहूँगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करके यदि आप रिसर्च स्कॉलर बनते हैं तो उसमें दोनों तरह की आपको बेनिफिट मिलते हैं। आप फाइनेंशियली भी साउंड रहते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, इसके साथ साथ आप समाज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी करते हैं और समय निकालकर कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि समय सीमा पर रहना है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हेल्थ क्लब्स हैं और जो स्पाज हैं वहाँ पर योगा और योगा से रिलेटेड जो अलाइड फील्ड्स हैं, जैसे मर्म चिकित्सा है या एज ए मसौर है या एज ए नेचुरोपैथ अगर आप काम करते हैं, एडिशनल नॉलेज आपको है, तो आप और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है, जैसे आपको फ्रेंच जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, तो विदेशों में आप बहुत अच्छा इससे पैसा कमा सकते हैं। वहाँ यूएस में जैसे $19 पर आवर आप कमा सकते हैं। ये मैं यही बता रहा था आपसे कि $19.17 मिनिमम वेजेस है पर आवर योगा के लिए। वहाँ पर 40,000 USD जो है एक रिस्पेक्टेबल इनकम होती है। सारे अगर लिविंग कॉस्ट वगैरह आप अपना सारा कुछ रेंट वगैरह भी निकाल लें तो ये एक डिसेंट इनकम समझी जाती है। और अमेरिका के अंदर मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो क्वालिफाइड योगा थेरेपिस्ट, इंस्ट्रक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जो यूएस है बेसिकली वहाँ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर योगा है उसे एक्रो योगा कहते हैं। उन लोगों ने मतलब पावर योगा को एक्रो योगा में कन्वर्ट कर दिया। एक्रो योगा से तात्पर्य है कि एक्रोबैटिक्स और योगा का मिश्रण करके एक उन्होंने अपना नया योगा बना दिया जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसका जो रूट है, उसका ओरिजिन है, वो केवल हमारा ट्रेडिशनल योगा ही है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं हो सकता है जल्दी फिनिश कर दूं, उसके बाद मैं चाह रहा था आपके प्रश्नों के उत्तर में ज़रा टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा समय बिताएंगे। बेसिकली जब भी हम किसी प्रोफेशन को अपनाते हैं, किसी डिसिप्लिन को हम एज ए अपना करियर लेके चलना चाहते हैं, तो हमें उसके दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल का बेनिफिट होता है कि जिसमें हम थोड़ा पैसा कमाएं, थोड़ा समाज को भी हम योगदान दें, लोगों को ट्रीट भी करें, थेरेपेटिक भी करें, और यूथ जो हमारा आ रहा है उसके लिए भी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। और दो इंटेंजिबल बेनिफिट है, उसमें
बेसिकली हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है जब हम करते कराते हैं आसनों को, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। एक अंदर से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ पर अभी तक जो है ऑफरिंग का, दूसरों को हेल्प करने का, ह्यूमन मैनकाइंड का रिलेशनशिप डेवलप करने का, नेचर के प्रति जुड़ने का एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, कल्चर है। हम लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड और मॉनिटरी काइंड ऑफ माइंडसेट नहीं रखते, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमारा इंटेंजिबल बेनिफिट्स में आता है। लेकिन वी हैव टू बी नाउ वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, कि किस तरह से कितनी पोटेंशियल है योग के अंदर, जिसको कि हम टैप कर सकते हैं। इसी तरह से हमें अपनी प्रोफेशनल अप्रोच को भी डेवलप करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि हम जो है प्योर बेनिफिट की तरफ ही देखें, केवल जो है प्योर इकोनॉमिक्स को ही हम लेके चलें। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स, एज ए ह्यूमन बीइंग हम किस तरह से किस किस को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ से, और सामने वाले की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्या होता है, जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसकी समस्या पैसे से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है, और कई लोगों का उल्टा होता है। So as a counselor also, there is a big scope for the yoga therapist, because we understand that yoga is 90% psychology, and there are very potent techniques and very potent procedures in yoga. It's just like a sharp knife. अगर आप योग को सही तरीके से इस्तेमाल करते कराते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन समझा जाता है। यदि आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये डैमेज भी कर सकता है। इसलिए क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत है। और एज ए करियर इसको जो बच्चे सीरियसली लेते हैं, मैं समझता हूँ वो आगे आने वाले समय में ये जो हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, आजकल योगा इंस्ट्रक्टर्स की कमी आ रही है, क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स की, ये पूरी हो पाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ विदेशों में अप्लाई जा रही हैं वो किस हाई लेवल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो हर व्यक्ति का इंश्योरेंस करती है जो योगा क्लास अटेंड करता है, और उन लोगों ने ये एडवर्टीजमेंट किया है कि यदि आपके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है योगा करते समय, तो उसमें किसी भी तरह की जो इमरजेंसी, 10 तरह की इमरजेंसी इन्होंने अंडरलाइन की कि हम आपको इसके लिए इंश्योर कर रहे हैं, इसके लिए इंश्योर कर रहे हैं। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दीज पीपल हैव अडॉप्टेड। सो व्हाई नॉट इन इंडिया? सो एज ए करियर एंड एज ए हेल्थ केयर सेक्टर, ये अभी तक का हमारा प्रेजेंटेशन रहा। इससे संबंधित यदि कुछ आपके प्रश्न हैं उनको मैं लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास वही प्रश्न दोबारा से लेकर आ रहा हूँ जिनके उत्तर अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप दे पाएंगे। 4 प्रश्न हैं, उनको आप देखिए और अपना आंसर लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न था मेरा जब मैंने शुरू किया प्रेजेंटेशन, हेल्थ केयर इज़ एन इंडस्ट्री बट योगा इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। सो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यू मे राइट योर आंसर, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो रुझान है या हमारा जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि योग को बेचना नहीं चाहिए, योग कोई सेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, योग बिजनेस बन गया है, लोगों ने धंधा बना लिया है। लेकिन ये यदि आप इसको पॉजिटिव माइंडसेट से देखें तो ये एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिन्न अंग बन गया है। इसको विदेशों में तो रियलाइज़ कर लिया गया है, बट हमारे देश के अंदर ना तो अभी फ़िलहाल उसे रियलाइज़ किया गया, ना अभी इसे टैप किया गया। बस कमी सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर कम्पिटेंट और प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो मैं इसका जो उत्तर है अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मैं अगर मुझसे सवाल पूछा जाए तो येस, आई एग्री दैट हेल्थ केयर इज़ नॉट एन इंडस्ट्री, सॉरी, हेल्थ केयर इज़ एन इंडस्ट्री but yoga is not, but the future is with yoga only, given the potential, and there is nothing wrong to earn money from something professional which you have। जैसे आप देख भी सकते हैं कि आज की डेट में हमारी सरकार कितने बड़े पैमाने पर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करती हैं, जिसके अंदर की योगा टैलेंट भी एक है। हमारे बहुत से योगा इंस्ट्रक्टर्स आपने देखा होगा स्वीडन में, यूएस में, चाइना में भी काम करते थे पहले, और बहुत से कंट्रीज़ के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि हमें अपने रिसोर्सेज शेयर करने चाहिए बाकी कंट्रीज़ के साथ
अभी तक का जो प्रेजेंटेशन यदि आपने देखा हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर हमारी इस प्रोडक्ट की सो कॉल्ड इस योगा की या योगा से जुड़े हुए अलाइड डिसिप्लिन नेचुरोपैथी की कितनी हाई डिमांड है। और उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा इसलिए भी डिमांड है क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बीमारी फैल गई थी और बहुत अधिक वातावरण साफ होते हुए भी वो लोग बेहद प्योर खाना खाते हुए भी आज की डेट में कोरोना के कारण संक्रमण से जूझ रहे हैं। और कोरोना वायरस इज़ नथिंग बट इम्यून सिस्टम एंड योगा is very much competent in improving our immune system. So I would say that yes, India should share, but with certain riders, and India must keep its own interest on priority first. तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जस्ट एक फन क्वेश्चन मैंने डाला था कि आप जो योगा कैपिटल है वो इन चारों में से कौन सी योगा कैपिटल है? दिल्ली, बैंगलोर, मैसूरू, केरला। योगा कैपिटल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मेडिकल टूरिज़्म है, योगा टूरिज़्म है और बहुत बढ़िया रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं वातावरण अच्छा होने के कारण। ये मैंने हिंट दे दिया आपको। सो द करेक्ट आंसर इज़ मैसूरू इज़ द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ये किस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर से हो रहा है? एल्डरली केयर से हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, पेट केयर से हम जनरेट कर पा रहे हैं, ब्यूटी केयर से हम जनरेट कर पा रहे हैं, या न्यूट्रिशन केयर से हम मैक्सिमम रेवेन्यू हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जनरेट कर पाते हैं? योर आंसर प्लीज। यू कैन गेस, यू कैन राइट योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ कि हम ब्यूटी केयर और न्यूट्रिशन केयर जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल के आया है जिसके अंदर के मैक्सिमम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट आ रहा है। जी बहुत अच्छा, आपने मृत्युंजय केसरी जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। न्यूट्रिशन केयर जो है उसके वो और ब्यूटी केयर जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे कंट्री के अंदर बन के निकला है और मैक्सिमम शेयर जो है इसी सेक्टर का है, इसी फील्ड का है और इसको हम बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप रेफरेंसेस स्टडी करना चाहते हैं फर्दर, यदि आप देखना चाहते हैं कि आपको फर्दर रीडिंग के लिए कहाँ पर एज ए करियर या एज ए हेल्थ केयर सेक्टर स्पेशली विद रिगार्ड टू करियर इन योगा अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। एज फार एज हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल इज़ कंसर्न, यू कैन गो टू दी गूगल और वहाँ पर आप हमारा NSDC और CII के बीच में जो एक साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है, उसके बारे में बहुत जानकारी आप ले सकते हैं पूरा। वो लोग भी बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं जिससे कि योगा सेक्टर और योगा से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वालिफाइड लोग निकल रहे हैं ट्रेनिंग प्राप्त करके, पिछले 4-5 सालों में बहुत लोग निकले हैं। UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बहुत पब्लिक बाहर निकल रही है, बहुत पब्लिक का स्कोप है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यदि आप जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी यदि आप लेना चाह रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल एंड दिस इज़ माय मोबाइल नंबर। प्राइमरीली जो मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, मैं पहले एक्चुअली बास्केटबॉल सिखाता था और बास्केटबॉल के अंदर मैंने योगा को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 5 साल योगा क्लासेस लेने के बाद मैंने देखा कि इसमें रिसर्च में बहुत स्कोप है। सो नाउ आई एम डूइंग रिसर्च एंड राइटिंग पेपर्स, राइटिंग आर्टिकल्स ऑन योगा एंड इट्स वेरियस अलाइड डिसिप्लिन। स्पेशली नेचुरोपैथी के अंदर थोड़ा सा इस फील्ड को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। यू कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप। सो ये रोहित कुमार जी का एक प्रश्न है कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, सो आई वांट टू नो कि इसके बाद करियर क्या होना चाहिए, हमें योगा करना ज़रूरी है। रोहित जी, मेरा ये मानना है कि आप
क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योग में कर चुके हैं तो अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाइए, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज मॉड्यूल आप विभिन्न विभिन्न योगा थेरेपी के स्पेशलाइजेशंस के करिए। क्योंकि देखिए, डिग्री प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, डिग्रियां बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, डिप्लोमा भी, डिग्री भी, कल को आप पीएचडी भी कर जाओगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट रेज योर standard such that people are looking forward to appointing you, looking forward to listening to you, and you can use your entrepreneur skills also, develop your communication skills in one particular specialized field। जैसे मान लीजिए आप योग से जुड़े हुए हैं तो आपको एनाटॉमी, कंजोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑलरेडी आती है, थ्योरी आती है। अब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप तब सीखेंगे जब उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करेंगे। या एक पर्टिकुलर डिजीज़ ले लीजिए, मान लें डायबिटीज़ है, जैसे बहुत बड़ा एक बर्डन है हमारे देश के ऊपर। डायबिटीज़ के अंदर यदि आप काम करते हैं एज ए योगा थेरेपिस्ट तो यू विल बी मच इन डिमांड। साइड बाय साइड एज पर योर रूल्स आप मास्टर्स डिग्री के साथ साथ एक पार्ट टाइम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट। एंड आप देख रहे होंगे योगा अलायंस या बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर भी, हमारे देश में भी 200 घंटे का एक कार्यक्रम कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी कराते हैं, जिसकी फ़ीस बाहर अगर आप करेंगे तो 1.5 लाख से 3 लाख है। और यदि आप 200 घंटे वो उसमें ट्रेनिंग देते हैं आपको। यदि आप इंडिया से करते हैं तो एक पर्टिकुलर जो सेशन है हमारा अगर 150 दिन का है मान लीजिए, और 6 घंटे रोज़ की आपकी क्लास है, तो 900 घंटे से लेके लगभग 1300 घंटे तक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। और थोड़ा डिफरेंस ये है कि बाहर की जो कंपनियाँ जैसे जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, क्लाइंट को इनवाइट करती हैं, उनका सपोर्ट मैकेनिज़्म या जैसे कह लें प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है। वो आपको मार्केट में जॉब के लिए हेल्प करती हैं, प्लेसमेंट दिलाती हैं, आपकी जो पोजीशनिंग करती हैं, आपको मार्केटिंग स्किल्स भी सिखाती हैं कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि भाई अपना 20 क्लाइंट ले लीजिए और 20 क्लाइंट जो हैं आपको 500 रुपया पर क्लास का दे रहे हैं, तो आप 10,000 रुपया बना सकते हैं, 5 2 10। इसी तरह से यदि आप टॉप एंड क्लाइंट को पकड़ते हैं मान लीजिए और वो केवल 10 ही हैं और एक क्लाइंट आपको 5,000 दे रहा है, तो वहाँ आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं। तो ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आप किस तरह से क्या करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। बट अगेन आई वुड से कि यू मस्ट ऑप्ट फॉर प्रोफेशनलिज्म, यू मस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, IT स्किल्स एंड योर कॉम्पिटेंस इन 1 और 2 स्पेशलाइजेशंस आपके, जैसे आर्थराइटिस है, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को होती हैं। इसका एक स्पेशलाइजेशन आप ज़रूर बनाइए, दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो एक के बाद एक छोटे छोटे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज करने से आपकी स्किल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और आपकी हमेशा डिमांड रहेगी। अगला प्रश्न रोहित कुमार जी से ही आ रहा है, एक्यूप्रेशर का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं हम। हाँ, एक्यूप्रेशर एक अलाइड फील्ड है। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर जो है ये एक बड़ा अपकमिंग फील्ड है, इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अभी तक जो कोई रिकग्नाइज्ड बॉडी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जैसे योग के लिए आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय है और बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, आयुर्वेदा की भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से संबंधित कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं जो ये स्थापित करे कि हाँ ये पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्स जो है ये आपका मान्य है और इसके बाद आप सर्टिफाइड एक्यूप्रेशरिस्ट बन सकते हैं। मेरी नॉलेज में तो अभी फ़िलहाल नहीं है ना, लेकिन क्योंकि एक्यूप्रेशर का जब आप डिप्लोमा करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, गूगल पे सर्च करेंगे यदि आप, तो एस व्यासा में भी हो रहा है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से भी ये होता है, और उत्तराखंड में भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से ये होता है। ये आपको एडिशनल नॉलेज आपकी जो है बढ़ाएगा और इसको आप मसाज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं दोनों के वो लगभग सेम हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रही हैं भारती शर्मा जी, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैडम, मैंने जितने भी प्रोफाइल देखे हैं अभी तक, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो विदेश में करा रहे हैं लोग, जो वहाँ के टीचर इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनमें से किसी ने भी, कोई इंजीनियर था पहले तो कोई डॉक्टर्स था, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कहने का तात्पर्य। कोई पहले फ्रीलांसर था, एक तो बिजनेसमैन ही था, उसका बिजनेस फेल हो गया तो उसने योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया और अपना बहुत बड़ा स्टूडियो खोल लिया न्यूयॉर्क में। तो देयर आर नो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सो एनीबडी कैन जॉइन दैट कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वो होता है। बट वहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। हमारे देश के अंदर जो है
मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर इंस्ट्रक्टर्स हैं इन कोर्सेज़ को करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीच अब्रॉड के लिए, अच्छा आप टीचिंग अब्रॉड के लिए कह रहे हैं, उसके लिए भी मैंने देखा है कि वेरिड बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आप अगर मान लीजिए डिप्लोमा होल्डर भी हैं, सर्टिफिकेट भी है अगर सिर्फ आपके पास, और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, सो यू कैन टीच पर्टिकुलर डिसिप्लिन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एंड एनी अदर अलाइड फील्ड। वो लोग एक्सपीरियंस को और आपकी नॉलेज को बहुत अच्छे से, प्रोफेशनल स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करते हैं, स्काइप पे से पहले से इंटरव्यू लेते हैं, ताकि वो आपकी कॉम्पिटेंस को देख सकें कि आप वाकई सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री तो नहीं है। ऐसे ही वो लोग कोई खास पैरिटी नहीं बिठाते हैं डिग्री डिप्लोमा से, क्योंकि उनके यहाँ कोई इस तरह के कोर्सेज नहीं चलते हैं। बस उनका जो रुझान रहता है वो आपकी कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा रहता है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन, टीचिंग अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी वेल पेड जॉब। योगा में पीएचडी के लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारी कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं और जो भी अप्लाइड स्टडीज़ हैं, कहने का मतलब ये कि आप एक स्पेशल पॉपुलेशन ले लीजिए जिनका अभी हार्ड ही में टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी, जैसे जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है अभी अभी। तो यू कैन चूज़ अ टॉपिक जैसे इफेक्ट ऑफ अष्टांग योग ऑन पीपल हु हैव सफर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस तरह का टॉपिक अगर आप लेंगे जिसकी की डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, जिसकी की डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो किसी की क्योर में या किसी तरह के मेडिकल पैरामीटर्स को मेजर करने में है, और आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के टॉपिक की बहुत अच्छी ज़्यादा डिमांड है। योगी ओम प्रकाश जी, पीएचडी के लिए ऐसे टॉपिक लीजिए कि जिसका लाभ जनता को, समाज को डायरेक्टली हो सके, और इस तरह के टॉपिक्स को देने में ही हमारा आयुष मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड भी है। एक जनरल रिसर्च, एक फिलोसफिकल या जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत अधिक फ़ायदा नहीं है, हालांकि उसकी एक अपनी वैल्यू है, पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यदि दोनों होंगे तो इस तरह का रिसर्च टॉपिक यदि आप लेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट आपको भी होगा, आपको सीखने को बहुत मिलेगा और दूसरों को भी होगा। नमस्कार जी, प्रियंका अग्रवाल जी पूछ रही हैं योगा के साथ और कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। मैडम, नेचुरोपैथी का यदि आप कोर्स करते हैं साथ साथ तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा, मेरा ऐसा मानना है। और योगा जो है एक तो जेनरिक कोर्स है हमारे, जैसे योगा में भी कई तरह के कोर्स हैं, एक है योगा साइंस, एक है योगा थेरेपी, एक है योगा एजुकेशन, एक सिर्फ योगा ही है। तो नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर को यदि आप स्पेशलाइजेशन साथ लेके चलते हैं, और नेचुरोपैथी के अंदर भी जल चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ा एक फील्ड है। आप जरूरी नहीं कि पंच तत्व ही करें सारे के सारे, ठीक है, उनका ओरिएंटेशन, जनरल नॉलेज तो आपको योग का कोर्स करते हुए हो जाएगी, लेकिन यदि आप स्पेशलाइजेशन अपना मड थेरेपी में, नेचुरोपैथी के अंदर वाटर थेरेपी में करते हैं, और एक्यूप्रेशर के अंदर यदि आप करते हैं, इसी तरह से आपने सुना होगा क्यूगोंग, एक चाइनीज़ पद्धति है जिसके अंदर ची से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। ची का मतलब होता है योर वाइटल एनर्जी। तो ये जो वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी से रिलेटेड कुछ फील्ड हैं ऐसे, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री किसी समय में हुआ करते थे यूएस, बाहर के विदेशों में बहुत से लोग स्पेशलाइजेशन करके वहाँ गए, लेकिन जब से योग वहाँ शुरू हुआ है तब से क्यूगोंग वगैरह या बाकी की जो और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं वो काफ़ी उनकी मार्केट डाउन आई है। सो इट इज़ अ गुड डाइवर्सिफिकेशन दैट योग के साथ साथ आप एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अपना, एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका किसी वुमेन हेल्थ में भी हो सकता है। जैसे आजकल बहुत से लोग जो हैं वो रिसर्च और योग का काम प्रेग्नेंट वुमेन के साथ करते हैं। सो दिस इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड विच इज़ ऑल्सो मच इन डिमांड। सो आई थिंक यू कैन गो फॉर दैट। प्रियंका जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि कोई और आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट हैं। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली कंसेप्ट चला है वो ट्रेडिशनल योगा से हट के थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है वो रिजुविनेशन की तरफ ज़्यादा पड़ गया। जैसे जितने भी हमारी कंट्रोलिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनके बीच में एक बहुत अच्छा इंटरफेस होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हमेशा वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करिए जिसका कि मार्केटिंग अच्छी है। यदि आप एज ए करियर स्पोर्ट्स को लेना चाहते हैं, सॉरी योगा को लेना चाहते हैं, तो देयर शुड बी सम इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। जैसे आपने डिग्री की, डिप्लोमा किया, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट कहीं होनी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप योग की विद्या को लेने के बाद अप्लाई नहीं करते हैं कहीं पे, सीखते नहीं हैं, फर्दर उसको अप्लाई करके लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप धीरे धीरे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं उनको भूलते चले जाएंगे। और सीखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, उनको कराते हैं, और उसके बाद जब आप फिर दोबारा मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं, डिप्लोमा के बाद आपने पढ़ाया 3-4 साल कराया लोगों को, उसके बाद फिर दोबारा आप जो है 2 साल की मास्टर्स डिग्री करने जाते हैं, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। और उसके बाद यदि आप पीएचडी करते हैं तो आप टॉपिक सेलेक्ट करने में भी आपको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि एक्चुअली मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट किस तरह की चीज़ों की है, कौन सा टॉपिक मुझे लेना चाहिए, किससे जो है अधिक से अधिक जल्दी मैं पीएचडी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और उसका जो है वो बेनिफिट भी होता है। उसके फिर राइटिंग स्किल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, कि वेदर यू आर एबल टू राइट एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन राइटिंग एज वेल। तो ये बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको योग को करियर, सक्सेसफुल योग करियर को चूज़ करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। Is there any question? Is there any else you want to ask? यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए, लिंक्स चाहिए, तो मैं आपके साथ अपना ये ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इन बिज़नेस मॉडल के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर सकते थे, लेकिन अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको बिज़नेस मॉडल्स नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने सक्सेस स्टोरीज़ अपनी शेयर की हैं पिछले 24 साल से मेरे साथ, उनके सक्सेस स्टोरीज़ के साथ इतना तो है कि आप किसी भी बच्चे को बता सकते हैं हम कि वो कैसे करियर को सिलेक्ट करें, चूज़ करें और किस तरह से आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आपने अपना योगा सेंटर खोल लिया तो आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या एक न्यूयॉर्क के अंदर ये रही है कि इतना हाई रेंटल था योगा स्टूडियोज़ का। जिन लोगों ने, जैसे न्यूयॉर्क जैसी सिटी के अंदर शुरू में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पर मंथ तो वो रेंटल डॉलर उनका चला जाता था। उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ रखने पड़े, क्लाइंट बहुत कम थे, तो टोटल जो 80-90% जो रेवेन्यू था उनका, जितना वो जनरेट करते थे क्लाइंट से, उनका खर्चे में चला जाता था, जैसे बिजली, पानी, उसके बाद सामान खरीदना। हालांकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंज्यूमेबल्स होते थे, और फिर सबको खर्चा वगैरह देना, सबकी पेमेंट करनी, उनकी पे सैलरीज देनी, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत से ऐसे योगा स्टूडियोज़ हैं जो यूएस में बंद हो गए। तो हमारे इंडिया के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर योगा एडमिशन्स लेने के लिए योग के स्टूडेंट नहीं जाना पसंद करते, जबकि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, हर व्यक्ति को सीखना चाहता है, करना चाहता है। कुछ लोग तो कॉरस्पॉन्डेंस से करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक रेगुलर कोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुरु के संपर्क में नहीं आते तब तक आप अच्छे शिष्य नहीं बन सकते। ये जो नॉलेज है ये बिल्कुल जो है 1-to-1 या 1-to ग्रुप में ही ली जानी चाहिए। क्योंकि आजकल कोरोना है, इसलिए फिज़िकल डिस्टेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू वेरियस अदर मोड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बट जनरली इट इज़ ए वंडरफुल 1-to-1 और एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच एवरीबडी मस्ट हैव वंस। एटलीस्ट बाहर से, जो विदेशों से जो लोग सीखने आते हैं, वो सीधे हमारे यहाँ उत्तराखंड साइड में बहुत से लोग जाते हैं, मैंने देखा कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स में। और वो लोग यहाँ पर आकर प्राइमरीली फिजिकल प्रैक्टिसेस को कर पाते हैं। हो सकता है लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर होता हो, बट एज एंड व्हेन और वट एवर दे अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ योगा, they are able to relate it to their history, relate it very well to their own particular clients. So yoga as a industry, as a healthcare industry, has a big potential. Conclude मैं ये कह के करना चाहूँगा, and I express my gratitude and thankfulness to Pragya Yoga Alliance, Pragya Yoga, and Kapil Kesri ji for giving me this wonderful opportunity to interact with all of you. And let's meet up some other time with different topic. Thank you very much.